हाय बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया, ज़बरदस्त। आज बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनने वाला है हम लोगों का। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है। रियली रियली बहुत इंजॉय करेंगे हम लोग। आज कैपेसिटर की बात करेंगे, फील लाने का कोशिश करेंगे आज कि ये कैपेसिटर एक्चुअली में होता क्या चीज़ है। स्टार्ट करते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है, जैसे छोटा सा उदाहरण समझाता हूँ। जैसे पंखा देखे हो, पंखा, हाँ पंखा, मोटर। कभी कभी पंखा चलता नहीं है, डंडा से हिलाते हैं तो चलने लगता है। बिल्कुल सही। तो उसमें कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पर सप्लाई एक ही बार में करता है। देखो, बैटरी में भी एनर्जी स्टोर होता है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो कैपेसिटर लिखा हुआ है। हाँ, कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर पहले होता क्या है, पहले देखो करता क्या है। दो चीज बात समझना है। तो सबसे पहले बात समझना है कि कैपेसिटर स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज को और सप्लाई करता है एट वंस, मतलब एक ही बार में सप्लाई कर देता है जरूरत पड़ने पर। जैसे कि देखो मोबाइल में देखो फ्लैश चलाते हैं तो कुछ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। छोड़ो, वीडियो कैमरा में बैटरी, पेंसिल बैटरी लगा रहता है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर मात्र करंट दे सकता है। लेकिन जब फ्लैश चमकता है ना, उसमें कम से कम 25 एम्पियर का करंट चाहिए और पेंसिल में उतना तो है नहीं। यानी एक एनर्जी का सप्लाई करने का सोर्स है मेरा बैटरी, PATTERY। पहले समझ लेते हैं, बैटरी बोले या सेल बोले, ये क्या करता है? स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी स्टोर करता है, केमिकल एनर्जी स्टोर करता है और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन ये क्या एक ही बार में देता है? नॉट एट वंस। एट वंस मतलब एक ही बार में, जब जरूरत पड़ा तो एक ही बार उछल दिए। तो एक ही बार में बैटरी सारा अपना एनर्जी दे देता है क्या? बिल्कुल धीरे 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 एनर्जी देता है। लेकिन हमको एक ही बार एनर्जी की जरूरत है तब। तो कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है अपने पास में और ज़रूरत पड़ने पर सारा एनर्जी एक ही बार में दे देता है। जैसे देखो फैन हो गया, मोटर हो गया, इसको स्टार्ट करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ये एक ही बार में सप्लाई कर देता है। तो डंडा से क्यों घुमाना पड़ता है? तो स्टार्ट करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक बार जब स्टार्ट मूव करने लगता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट घट जाती है। जैसे कार, ये देखो जो स्टार्ट होता है तो गियर नंबर 1 पर, जब रफ्तार में होता है तो गियर नंबर 5 पर 4 पे चलता है। यानी कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यानी स्टार्ट करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और जब एक बार स्टार्ट हो जाता है, रन करने लगता है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट घट जाती है। तो इसीलिए कैपेसिटर का इस्तेमाल किया था। एनर्जी को स्टोर करके रखता है और एक ही बार में सप्लाई कर देता है। स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड चार्ज सप्लाई एट वंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने में काम आता है। अब ये कैपेसिटर होता क्या है, आगे सेक्शन में समझाएंगे। देखो 2 कंडक्टर बनाया हुआ है, इसको आगे हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर होता क्या। फिलहाल समझना है कि ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। क्लियर है? हाँ। दूसरा एक और बात आएगा कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस का क्या मतलब होता है उसको भी जान लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक कैपेसिटेंस, 2 टर्म हम लोगों ने यहाँ देखा। एक देखा हम लोगों ने कैपेसिटर, क्या देखा? कैपेसिटर ये क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी, कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है।
अब कैपेसिटेंस क्या होता है, दोनों में अंतर समझ में। कैपेसिटी, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में क्या होता है? तो कैपेसिटेंस होता है एबिलिटी या कैपेसिटी, एबिलिटी या कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। यानी एक तरह से बोल सकते हो चार्ज को रखने की क्षमता कितनी है, उसको क्या बोल सकते हो? चार्ज रखने की क्षमता। यानी क्षमता की बात करेंगे तो कैपेसिटेंस होगा, और कैपेसिटर तो एक डिवाइस है, जैसे कि बाल्टी है मान लेते हैं, तो बाल्टी एक बाल्टी है जिसमें पानी स्टोर होता है। कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी, मतलब कितना पानी को स्टोर करता है, पानी को कितना स्टोर करके रखने की क्षमता है। जैसे एक बोतल है, पानी स्टोर करता है, टंकी है लगा हुआ, छत के ऊपर में पानी स्टोर करता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है डिपेंड करेगा, हाँ, शेप, साइज, डायमेंशन पर डिपेंड करेगा। तो कैपेसिटर क्या होता है? एनर्जी रखता है, एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज को स्टोर करके रखता है, और कैपेसिटेंस मतलब कितना क्षमता है स्टोर करके रखने का। दोनों में अंतर क्लियर है? तो हम लोग जब भी बात करेंगे ना किसी कंडक्टर का, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस पर हमने चार्ज दिया Q, इस पर हमने क्या दिया? चार्ज दिया Q। अब देखो कंडक्टर पर अगर चार्ज देंगे तो सारा चार्ज रिसाइड मतलब निवास करता है, सरफेस पर चार्ज निवास करता है, सारा चार्ज सरफेस पर निवास करेगा। तो अगर चार्ज देंगे तो पोटेंशियल हो जाएगा इसके पास, बिल्कुल हो जाएगा। तो कहा गया कि ये जो Q जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, यानी Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q/V। ये जो C है ना यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को बोलते हैं कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, दोनों एक चीज हुआ, ऑफ कंडक्टर। तो लिखा हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ए मेजर ऑफ कैपेसिटी एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्ज ऑन इट, यानी कितना चार्ज रख सकता है। तो C इज इक्वल टू क्या होगा? Q/V, C इज इक्वल टू Q/V। तो एक क्वेश्चन है, ये जो C है यानी इसमें चार्ज रखने की क्षमता कितनी होगी, क्या ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ऑप्शन दिया हुआ है, C डिपेंड्स ऑन, बताइए C किन बातों पर डिपेंड करेगा? क्या चार्ज पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा, डायमेंशन यानी शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा, और दूसरा कंडक्टर की मौजूदगी पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। क्या बता दिए, ये एक बहुत लाजवाब चीज़ है। हाँ, लिख दिया हूँ, मज़ा आएगा। नीट IIT में तो ये गजब का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरे कंडक्टर की मौजूदगी पर क्या इसकी कैपेसिटी डिपेंड करेगी? इसके अगल बगल कोई कंडक्टर रख देंगे तो इसका कैपेसिटी घटेगा बढ़ेगा, देखना है। तो सबसे पहले देखो चार्ज पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, V पर करता है कि नहीं करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम मतलब U वाला एप्सिलॉन जो हम लोग बोलते हैं। तो चार्ज पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। अच्छा देखो एक बाल्टी या बोतल है, मान लेते पानी में बोतल है या बाल्टी, बोतल ले लो, मान लेते बोतल है, देखो अब बोतल में थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। तो एक बात बताओ, मान लेते हैं इस बोतल में 1 लीटर पानी आ सकता है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी कहलाएगी? 1 लीटर कहलाएगी। अब मान लेते हैं पानी भरा हुआ है 200 ml, तो अब बताओ इस बोतल की कैपेसिटी कितनी है? 200 ml कि 1 लीटर? यदि ये जो पानी है ना मात्र 200 ml, तो इस बोतल की कैपेसिटी 1 लीटर हुआ कि 200 ml हुआ? हाँ, बोतल की कैपेसिटी 1 ही लीटर हुआ सर, पानी है ना कि 200 ml है। यानी कैपेसिटी जो है ना उसके शेप, साइज, डायमेंशन पर डिपेंड करेगा, ना कि कितना पानी भरा हुआ है।
कितना पानी रख सकता है ना, उसको बोलते हैं कैपेसिटी। कितना पानी रख सकता है, यानी कितना चार्ज रख सकता है, उस पर डिपेंड, वो शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है ना, अभी देखो ना, ई बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी क्यू का मान बढ़ेगा तो भी का मान बढ़ जाएगा। क्यू को डबल करेंगे तो इसका भी मान बढ़ जाएगा, इसको ट्रिपल करेंगे तो इसका भी मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब सी का मान इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इस पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन क्या मीडियम पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा बिल्कुल। डायमेंशन पर डिपेंड करेगा बिल्कुल, इस पर डिपेंड करेगा बिल्कुल। आगे दिखाऊंगा कि कैसे इस पर डिपेंड करता है, मजा आ जाएगा, जबरदस्त लेक्चर होने वाला है आगे। तो फिलहाल समझ में आ गया कि कैपेसिटी जो है ना, कैपेसिटेंस जो है ना, डिपेंड करेगा चार्ज पर नाना, वोल्टेज पर नाना, क्योंकि क्यू बढ़ेगा तो भी बढ़ जाएगा, तो ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। सी दोनों में से किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, बड़ा आश्चर्य की बात है, बाकी तीनों पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, अब एक सवाल है कि इसका यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा। क्या सवाल है? यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा। देखो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी पर है, क्यू यहाँ मेरा क्या है, COULOMB, अब भी क्या है मेरा, वोल्ट। कूलम वोल्ट इसका यूनिट होगा, हाँ, इसलिए बोलते हैं कूलम पर वोल्ट, यानी कूलम बटा वोल्ट। ये क्लियर है। और ये ना, ये फैराड लिखा हुआ है, फैराड किसका यूनिट है, कैपेसिटेंस का। फैराडे किसका यूनिट है, FARADAY, फैराडे किसका यूनिट है बताओ, फैराडे किसका यूनिट है, आंसर है वर्ड में आएगा, किसका यूनिट है, चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट, चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट है, चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट फैराड होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है ना, वो एक फैराडे के बराबर होता है। तो फैराड और फैराडे में कंफ्यूजन नहीं करना है। फैराड इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैराडे इज यूनिट ऑफ चार्ज। अब देखो कहता है कि फैराड जो है ना, ये एक बिग यूनिट है, बिग यूनिट है। अभी दिखाएंगे कैसे बिग यूनिट है, अभी दिखाएंगे कि ये बिग यूनिट कैसे है। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड का मतलब हुआ 10 टू द पावर -6 फैराड। जैसे 1 माइक्रोफैराड 1 गुना 10 टू द पावर -6 फैराड। अब बोलेगा कि 1 नैनो फैराड, 1 नैनो का मतलब 10 टू द पावर, यहाँ देखो लिखा हुआ है 10 टू द पावर -9 फैराड। ये नैनो का मतलब 10 पावर -9। 1 पिको फैराड, 1 पिको फैराड, पिको 10 टू द पावर -12 फैराड। ये क्या फैराड जैसे कि नहीं होता है, जैसे कि मैं बोला कि तुम कितना खाते हो, तो बोलेंगे 100 ग्राम, और उसी के बदले बोले 100 kg खाते हो, तो केजी बड़ा यूनिट है, केजी बड़ा यूनिट है, तो 100 kg बहुत बड़ा हो गया, लेकिन 100 ग्राम कम हो गया। यूनिट पर डिपेंड करेगा अमाउंट। समझ में आ रहा है बात? फैराड एक बड़ा यूनिट है, इसीलिए माइक्रो, नैनो और पिको में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बात? अभी मैं बताता हूँ अभी बताऊंगा बिगनेस ऑफ फैराड। देखते हैं अब एक बात समझो, फील करो पहले। क्या करो? फील करो, फील करो। एक 5 फैराड मतलब क्या, मीन्स व्हाट, यानी 5 फैराड मतलब क्या। तो C बराबर, जैसे ही 5 फैराड लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है 5 कूलम पर वोल्ट। क्या होता है? 5 कूलम पर वोल्ट।
यानी 5 कूलम चार्ज देंगे तो एक वोल्टेज 1 वोल्ट पड़ेगा यार। इसका मतलब हुआ 5 कूलम चार्ज देने पर कंडक्टर को या जो भी हो चार्ज देने पे वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़ेगा। आए समझ में? यही हुआ 4 कूलम पर वोल्ट, इस 5 कूलम पर वोल्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते 10 कूलम चार्ज देने से 2 वोल्ट बढ़ेगा। यानी देखे तो ना, चार्ज देते तो वोल्टेज बढ़ता है। तो 5 कूलम देंगे तो 1 वोल्ट बढ़ेगा, 10 कूलम देंगे तो 2 वोल्ट बढ़ेगा। अब 15 कूलम देंगे तो कितना होगा? 3 वोल्ट बढ़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि देखो चार्ज ये Q बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, लेकिन C जो देखो ना कांस्टेंट रहेगा। यानी चार्ज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन C का मान 5 कूलम पर वोल्ट यानी 5 ही रहेगा। ये समझ में आया? हाँ, क्या कहता है? चार्ज बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। यानी 5 कूलम पर वोल्ट का मतलब 5 कूलम चार्ज देंगे तो वोल्टेज 1 वोल्ट होगा। 10 कूलम चार्ज पे 2 वोल्ट बढ़ेगा, 15 कूलम चार्ज पे 3 वोल्ट बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ये देखो बड़ा मजेदार चीज है। एक है स्फेरिकल कंडक्टर एयर में और स्फेरिकल कंडक्टर मीडियम में। तो देखते हैं स्फेरिकल कंडक्टर को, दोनों को बारी बारी से देखते हैं हम लोग। ये है ये और ये है ये, ठीक। तो इस पर हम मान लेते हैं चार्ज दिए, इस तरह से चार्ज इस पर डाल दिए। ये स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस है r। कितना रेडियस? r है। v जो है सरफेस पर का कितना होगा? सरफेस पर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखो एयर में रहेगा तो एयर वाला लेना है। तो c इक्वल टू हम लोगों ने क्या सीखा था? c इक्वल टू q बाय v, यानी c इक्वल टू q बाय v। यानी इस q में v से भागा देंगे तो बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। क्लियर है? उसी प्रकार से अगर इस पर अगर हम चार्ज देते हैं, ये किसी मीडियम में, अभी कुछ देर पहले बात डिस्कस हुई थी कि मीडियम पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो देखते हैं मीडियम पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। यानी इसका जो c हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन r होगा। ये एप्सिलॉन है मीडियम की परमिटिविटी। ये देखो ये एयर का है, किसका है? एयर में रखेंगे तो एयर का है और मीडियम में रखेंगे तो मीडियम का। मीडियम मतलब क्या हो सकता है? इसको पानी में डाल दिए, केरोसिन ऑयल में डाल दिए, पेट्रोल में डाल दिए। समझ में आ रहा है? बहुत सस्ता पेट्रोल है, डाल दिए तो ये मीडियम पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग पढ़े हैं ना ये रिलेटिव परमिटिविटी में ये बटा एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही बोलते हैं इसको। तो ये बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? ये इज इक्वल टू ये इंटू ये। इसीलिए c इज इक्वल टू क्या होगा? c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट इंटू r। इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। दोनों याद रहेगा। नेक्स्ट, मजा आ गया? एक क्वेश्चन बना के देखते हैं हम लोग। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ आर थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली क्या होता है? वो थ्योरेटिकली होता है, वो तो प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली जैसे प्रैक्टिकली बोलेगा अर्थ का कैपेसिटेंस कितना लेना है, प्रैक्टिकली बोलेगा, और थ्योरेटिकली, दो टर्म का इस्तेमाल होगा। ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। हाँ, तो मान लेते हैं पहला ऑप्शन है 711 माइक्रोफैराड, 569 माइक्रोफैराड, 6400 माइक्रोफैराड,
300 माइक्रोफैराड। क्या होगा इसका आंसर? थ्योरेटिकली बात करें तो, थ्योरेटिकली बात करें ना तो ये मान लेते हैं अर्थ है, ठीक है। अर्थ का ये रेडियस r है और r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर नहीं, यानी 6.4 गुना 10 टू द पावर मीटर में बदल देता हूँ मैं 6400, मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, इतना मीटर हो जाएगा। तो ये यहाँ लेंगे तो 3 3 6 10 पावर 6 मीटर आ जाएगा रेडियस। तो कैपेसिटेंस बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये तो एयर में है ना, पढ़े हो ना, इसका मान हो जाएगा 1/9 गुना 10 टू द पावर 9। और ये r का वैल्यू कितना ले लेंगे? 6.4 गुना 10 टू द पावर 6। अब क्या करेंगे? अब क्या करते हैं, एगो सुन्ना इसको देते हैं तो देखो 9, बाकी सब मैक्रो में ही है, टेंशन नहीं लेना, खाली ये देखना है कौन सा होगा। 9 7 63, 1 बचा 91 10 पावर -6 माइक्रो फैराड। याद कर लेना इसको, बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसको याद कर लेंगे तो बहुत काम आएगा तुझको, मजा आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई बॉडी है तो बॉडी को अर्थिंग करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, अब बॉडी को अर्थिंग करेंगे तो वोल्टेज 0 हो जाएगा ना, ये ना बोलते हैं। तो C बराबर Q/V। तो यहाँ पर थ्योरेटिकली V बराबर, प्रैक्टिकली V बराबर इन्फिनिटी होता है, यानी V बराबर 0 होता है। V बराबर हम लोग 0 मानते हैं ना, तो C बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी प्रैक्टिकली बात करें तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन थ्योरेटिकली करेंगे तो 711 माइक्रोफैराड, 711 माइक्रोफैराड। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा है, कम है नहीं, तुमको कम लग रहा होगा। जैसे कि 711 माइक्रो टन बोलेंगे तो कितना उतना खा पाओगे? बहुत बड़ा अमाउंट होगा। माइक्रो मतलब 10 पावर -6 हुआ, लेकिन फैराड एक बड़ा यूनिट है, इसलिए ये भी बहुत बड़ा वैल्यू है। लेकिन याद रखना, थ्योरेटिकली बात बोलेगा तो 711 बोलेंगे, प्रैक्टिकली बोलेगा तो अर्थिंग नहीं देखता था। जैसे कोई बॉडी है और उसको अर्थिंग कर दिए, नहीं देखा था, याद है? जैसे कोई बॉडी है उसको अर्थिंग कर दिए तो अर्थ का पोटेंशियल 0 नहीं मानते थे हम लोग, तो अर्थ का पोटेंशियल 0 मानेंगे तो कैपेसिटेंस इन्फिनिटी आ जाएगा। यानी इसका जो पोटेंशियल होगा इस बॉडी का और अर्थ का, अर्थ है, अर्थ का पोटेंशियल लोग 0 मानते थे, तो अर्थ का पोटेंशियल अगर 0 लेंगे तो यानी इस बॉडी का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यानी अर्थ है। ऐसे कोई बॉडी को अर्थिंग करते तो पोटेंशियल 0 मानते थे कि नहीं, तो अर्थ का पोटेंशियल अगर 0 लेंगे तो C = इन्फिनिटी। नेक्स्ट, मजा आ गया। अब हम इस बात को फील करेंगे कि 1 माइक्रोफैराड कितना बड़ा है, यानी फील करना है, क्या करना है? 1 माइक्रोफैराड इज ए बी यूनिट ऑफ इन प्रैक्टिस। तभी सभी से हाउ लिखा हुआ, हाउ फील करो कैसे? तो फील करने के लिए उदाहरण देता हूँ, महसूस तो करा ही दूंगा कि 1 फैराड कितना बड़ा यूनिट है। महसूस करना चाहोगे? यस, तो देखो महसूस करा देता हूँ। मान लिया जाए ये एक बॉडी है जिसका रेडियस r है। हम चाहते हैं कि C बराबर इसका 1 फैराड हो जाए, तो इससे पता चलेगा रेडियस कितना होगा, यानी इसका रेडियस कितना लेंगे कि 1 फैराड हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये स्फीयर का कैपेसिटेंस 1 फैराड हो जाएगा तो कितना रेडियस लेंगे, इसी से अंदाज लग जाएगा कि बड़ा है कि छोटा है। तो C = हम लोग को जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो R = क्या हो जाएगा? C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C की जगह तो 1 हो गया। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर पड़े ना हम लोग 9 × 10 टू द पावर 9, यानी 9 गुना 10 टू द पावर 9 मीटर का रेडियस देंगे
तब हो जाएगा इतना बड़ा। तो क्या हो गया? समझ में आया? क्या हो गया? इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, अभी तक ध्यान तुम्हारा नहीं गया मैं कहना क्या चाहता हूं। इतना ज्यादा, देखो मुंह कैसे कर लिया, बहुत बड़ा है। अरे अर्थ का जो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 गुना 10⁶। अर्थ के रेडियस से भी 1000 गुना लगभग बड़ा है। तो 1000 गुना यानी जितना बड़ा अर्थ है उसका रेडियस फील करो, जितना बड़ा रेडियस है उससे जितना बड़ा रेडियस अर्थ का है उससे 1000 गुना बड़ा अगर स्फीयर लाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड होगा। बाप रे कितना बड़ा है 1 फैराड। इसलिए बोला था ना कि 1 फैराड एक बहुत बड़ा यूनिट है। हाँ, जैसे 1 क्विंटल तुम खाते हो, 1 क्विंटल खाते हो और 1 ग्राम खाते हो, कितना अंतर है? 100 ग्राम खाते हो कि 1 क्विंटल खाते हो? तुम बोले 1 छोटा है तो 1 ले ले, 100 ग्राम हटा दें, क्विंटल बहुत बड़ा यूनिट है। मतलब ये हुआ कि 1 फैराड का बिगनेस इतना बड़ा है कि अर्थ से भी 1000 गुना ज़्यादा का स्फीयर का रेडियस चाहिए तब 1 फैराड जाके होगा। तो रियली बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैराड है। तो मज़ा आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो कभी कभी आ जाता है, पूछ देता है कि अपने से बना लो, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर क्या होगा? अगर 1 मीटर का है तो c बताना है। समझ में आ रहा है बात? यानी ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस है 1 मीटर, r बराबर कितना है? 1 मीटर। तो c बराबर कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो कितना बड़ा होगा? कराना सिखाता हूँ। ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹9 नहीं पढ़े हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 गुना 10⁹9। समझे? और ये हुआ r, इसका मतलब 10/9 गुना 10⁻, यहाँ 10 कर देते हैं। एक तरह से 1.1 गुना 10⁻⁻11 फैराड। यानी 1 मीटर रेडियस अगर अर्थ रहेगा तो क्या है? फैराड में बहुत कम है, बहुत कम है फैराड में, यानी फैराड में बहुत कम वैल्यू है। 1 मीटर स्फीयर का क्या औकात है? 1 मीटर स्फीयर का रेडियस का फैराड में बहुत कम होना ही था। 10⁹9 था तो 1 कूलम हुआ, 1 फैराड हुआ था अर्थ का रेडियस अगर ये रेडियस अगर 9 गुना 10⁻9 था ना, तब 1 फैराड हुआ था। सोचो कितना बड़ा यूनिट है। हाँ, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, एनर्जी स्टोर इन कंडक्टर। हम कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। जैसे कि ये मान लेते हैं कंडक्टर, ठीक है, और इस पर चार्ज देंगे। एनर्जी स्टोर का मतलब क्या होता है? समझते हैं हम लोग धीरे धीरे कर। एनर्जी स्टोर का मतलब हुआ ये एनर्जी आया कहाँ से? जो एनर्जी आएगा वही तो स्टोर होगा। ऐसे कोई कंडक्टर उसमें एनर्जी हो जाएगा अपने आप, चार्ज देंगे तब एनर्जी स्टोर करेगा। तो इसका मतलब है कि चार्ज को इस पर रखा गया है, तो चार्ज को रखने में वर्डन भी करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा चार्ज दोगे, थोड़ा सा चार्ज दिया और चार्ज लाओगे तो उस चार्ज को रिपेल करेगा वो, तो रखने देगा? नहीं रखने देगा। तो अगर ये चार्ज इस पर और चार्ज डालना चाहेंगे, मान लेते हैं छोटा सा चार्ज, तो क्या इस चार्ज को ये चार्ज रखने देगा? रिपेल करेगा। तो उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। यानी बॉडी को चार्ज करेंगे ना तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन करना पड़ेगा। तो पहले फंडा समझो क्या होता है।
फंडा ये होता है कि एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर का मतलब हुआ इन्फिनिटी से उठा के क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के बॉडी पर क्यू चार्ज रखने में जो वर्क करना पड़ेगा ना एक्सटर्नल एजेंट को, वही वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा एज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। पहले फंडा समझाते हैं। वर्क डन इन्फिनिटी से सरफेस पर क्यू चार्ज को करने में जो होगा वही एनर्जी स्टोर हो जाएगा बॉडी में। है समझ में? ये डिफिनेशन है, नहीं पता है। वर्क डन इनिशियल टू फाइनल बराबर एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, ये सब हम लोग पहले से जानते हैं, पता है ना? हाँ, क्लियर है। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या बॉडी को एक ही बार में पूरा चार्ज ला देंगे? जैसे घर बनाना है तो क्या घर को एक ही बार में उठा के रख देंगे? यहाँ पर सीमेंट लाएंगे, बालू लाएंगे, छड़ लाएंगे, गिट्टी लाएंगे, धीरे धीरे करके बिल्डिंग बनाएंगे, है ना? तो इसका मतलब है एक ही बार में पूरा चार्ज को नहीं रखा जा सकता है। चार्ज को डी क्यू कर करके लाना है, डी क्यू करके लाना है। जैसे चार्ज क्या करना है, बॉडी को चार्ज करेंगे कैसे? डी क्यू करके इन्फिनिटी से सरफेस पे रखना है। एक ही बार में नहीं रख सकते ना। डी क्यू एक ईटा लगाए, फिर एक ईटा लगाए, फिर एक ईटा लगाए, बालू लाए, एक ठेला से लाए, सीमेंट लाए अगला ठेला से, इस तरह से कर करके ढेर सारा डी क्यू करके बॉडी को चार्ज करेंगे। एक ही बार बॉडी को कैसे चार्ज कर देंगे? हाँ, तो चार्ज जब आगे से जब चार्ज करेंगे तो इस चार्ज जैसे इधर से चार्ज लाएंगे, पहले से चार्ज है तो चार्ज को आने नहीं देगा, ये चार्ज आने वाला चार्ज को आने नहीं देगा, रिपेल करेगा, तो उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होता है इन्फिनिटी से सरफेस पर लाने में, वही वर्क डन इसमें स्टोर हो जाता है एज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं कि शुरू में t बराबर 0 पर कोई चार्ज नहीं है बॉडी पर, q बराबर 0 है और v बराबर भी 0 है, ठीक है। अब एक इंटरमीडिएट स्टेट आया, t बराबर t, इंटरमीडिएट स्टेट जिस समय बॉडी पर चार्ज q था, चार्ज ला रहे थे, धीरे धीरे चार्ज ला रहे थे और इसमें बॉडी पर चार्ज q बराबर q है और पोटेंशियल बराबर v है, और बहुत पूरा फिर बाद में फाइनल क्या होगा, फाइनल इसमें बॉडी पर चार्ज q हो जाएगा। तो चार्ज कैसे लाना है, डी क्यू करके लाना है। कैसे लाना है, डी क्यू ला के रखते चलेंगे, अंतिम में चार्ज क्यूब हो जाएगा इस पर। समझे बात? हाँ, तो एनर्जी का फार्मूला तो तुम लोगों को पता ही होगा कितना होगा, फार्मूला बाद में लिखेंगे, पहले डिराइव कर लेते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं। तो हम लोग डी डब्ल्यू निकालते हैं, डी डब्ल्यू इन्फिनिटी से सरफेस पर डी क्यू चार्ज को लाने का वर्क डन है। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज डी क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस। पढ़े फार्मूला, डी यहाँ से वी सरफेस माइनस वी इन्फिनिटी, ऐसा कभी आप पढ़े हो? ऐसे नहीं पढ़े हो। वर्क डन ए से बी ले जाएंगे क्यू चार्ज को, तो क्यू बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, ऐसे हो जाएगा। ए से लेंगे बी तो बी का पोटेंशियल माइनस ए को क्यू को ले जाएंगे, तो इस तरह से होता है, हम लोग को पता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, डी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लाके सरफेस पर रखने का वर्क डन निकाल लेते हैं। तो बड़ा आसान है, ये डी क्यू तो डी क्यू हो गया, अब वी बराबर क्यू बटा सी हो जाएगा। यहाँ वी बराबर क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू क्यू बटा सी होता है ना, क्यू इज इक्वल टू सी भी। तो बड़ा आसान है। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन्फिनिटी से सरफेस पर क्यू चार्ज पर रखने में, तो इसको इंटीग्रेट करना होगा ना। तो
क्यू बाय सी डी क्यू इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेके क्यू तक, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टा 2c। याद रखना यही वर्क डन, शीट में लिखा हुआ देख लेना, यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। कहाँ स्टोर हो जाएगा? कंडक्टर में, एज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। शीट से पढ़ लोगे, है ना। तो फाइनल जो मेरा एनर्जी का फार्मूला आया वो ये आया। यही वर्क डन को यू डिनोट कर देते हैं, जो वर्क डन होगा ना एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टा 2c हो जाएगा। अब क्यू की जगह सी भी लिखेंगे, नहीं क्यू की जगह सी भी लिखेंगे, बट्टा 2c हुआ। तो एक सी स्क्वायर से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ सी भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, हाफ सी भी की जगह क्यू लिख सकते हैं, सी भी की जगह क्यू, ऐसे हाफ सी भी इंटू भी, तो हाफ क्यू भी। यानी कुल मिला के जो फाइनल आंसर आया ना वो ये आया। वो आया कि ये कोई कंडक्टर है और इस पर अगर चार्ज अगर इस पर क्यू दिए तो यू बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टा 2c, हाफ क्यू भी और हाफ सी भी स्क्वायर। मजा आया समझ में? ये फाइनल याद रखना है। अब एक छोटा छोटा बात समझाता हूँ। ये एनर्जी कहाँ स्टोर है? क्वेश्चन है, ये एनर्जी कहाँ स्टोर है बताओ? ये एनर्जी कहाँ स्टोर है? ऑप्शन नंबर कंडक्टर के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 कंडक्टर के सरफेस पर, ऑप्शन नंबर 3 सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक। कहाँ स्टोर है? तो यही जानना है। क्या जानना है? कि एनर्जी जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। एनर्जी कहाँ स्टोर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होता है। तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग जानते हैं ना 0 होता है। तो अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। हाँ, तो इसका मतलब एनर्जी अंदर में हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो एनर्जी कहाँ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? यहाँ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक फैला हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। हाँ, यानी ये एनर्जी कहाँ स्टोर है? तो बोलेंगे कहाँ से? यानी सरफेस टू इन्फिनिटी। इसीलिए बोलते हैं कि कंडक्टर में जो एनर्जी है बाउंडेड नहीं होता है, यानी एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। क्या लिखेंगे? एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, यानी बोलेंगे एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। एक्सटेंड मतलब फैला हुआ, एक्सटेंडेड सरफेस टू इन्फिनिटी। इसीलिए ये बहुत मददगार साबित नहीं हुआ, बहुत मज़ेदार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका एनर्जी बिखरी पड़ी हुई है, फैली हुई है, स्टोर नहीं है, तो ज़्यादा काम का नहीं आया। इसमें एक और समस्या आएगी, इसमें कोरोना डिस्चार्ज की समस्या। ये कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है? यानी ज़्यादा चार्ज देंगे तो कोरोना डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी चार्ज भी एक लिमिट से ज़्यादा, यानी इसमें बहुत सारा समस्या है कंडक्टर में ढेर समस्या है। उस समस्या को अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे।
आज यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं ज़बरदस्त एनर्जी के साथ। बाय।